Assalamualaikum. Today the topic of our discussion is Wucheria. तो वचीरिया किस क्लास का मेंबर है? ज़ैंथोफिएसी. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट ज़ैंथोफिल, एक्सेस अमाउंट में पाए जाते हैं इसके अंदर ज़ैंथोफिल के पिगमेंट, इसी वजह से इसका येलो ग्रीन कलर होता है इसके थैलस का. तो इसकी अब हम करंट्स की बात करेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर. इनकी जो मेजॉरिटी है वो फ्रेश वाटर में रहते हैं. दे आर आल्सो फाउंड ऑन मॉइस्ट सॉइल, तो ये नरम मिट्टी, गीली मिट्टी के ऊपर भी रहते हैं. दे फॉर्म डार्क ग्रीन मैट्स, तो ये डार्क ग्रीन मैट्स बनाते हैं. जिस तरह हम देखते हैं कि डेकोरेशन पर्पज़ के लिए लोग गार्डन्स में लगाते हैं इसको, तो वो वचीरिया होती है. तो उसके बाद हम बात करेंगे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की. तो इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में ये इसके फुल थैलस की स्ट्रक्चर है. और ये क्या है? ये एक इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो कट किया हुआ है और उसको जूम करके दिखाया है. मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे जो थैलस होगा ना, ये फिलामेंटियस होगा. ये जिस तरह एक है थैलस, ये एक पूरी ब्रांच है. तो ये एक पूरी ब्रांच है, ठीक है. तो इसमें से आगे ब्रांचेस निकल रही हैं, ठीक है. तो उसके बाद इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो होगा वो फिलामेंटियस होगा. और अगर एक फिलामेंट को यहाँ से पोर्शन को कट करके यहाँ पे दिखाया जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसकी सेल वॉल, उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, सबको शो किया गया है. तो सबसे पहले इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे. थैलस फिलामेंटियस होगा. फिलामेंट जो होंगे वो सिलेंड्रिकल होंगे, मतलब गोल होंगे, और ट्यूबुलर होंगे, और सिनोसिटिक होंगे. सिनोसिटिक का मतलब क्या है कि थैलस के अंदर कोई भी सेप्टम, कोई भी क्रॉस वॉल नहीं होगी. तो इसकी अब हम करंट्स की बात करेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर. इनकी जो मेजॉरिटी है वो फ्रेश वाटर में रहते हैं. दे आर आल्सो फाउंड ऑन मॉइस्ट सॉइल, तो ये नरम मिट्टी, गीली मिट्टी के ऊपर भी रहते हैं. दे फॉर्म डार्क ग्रीन मैट्स, तो ये डार्क ग्रीन कलर के मैट्स बनाते हैं. जिस तरह हम देखते हैं काफ़ी डेकोरेशन पर्पज़ के लिए, या फिर तो ये डार्क ग्रीन मैट्स बनाते हैं. जिस तरह हम देखते हैं कि डेकोरेशन पर्पज़ के लिए लोग गार्डन्स में लगाते हैं इसको, तो वो वचीरिया होती है. तो उसके बाद हम बात करेंगे तो वो वचीरिया होती है. तो उसके बाद हम बात करेंगे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की. तो इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में ये इसके फुल थैलस की स्ट्रक्चर है. और ये क्या है? ये एक इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो कट किया हुआ है और उसको जूम करके दिखाया है. मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे जो थैलस होगा ना, ये फिलामेंटियस होगा. ये जिस तरह एक है थैलस, ये एक पूरी ब्रांच है. तो ये एक पूरी ब्रांच है, ठीक है. तो इसमें से आगे ब्रांचेस निकल रही हैं, ठीक है. तो उसके बाद इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो होगा वो फिलामेंटियस होगा. और अगर एक फिलामेंट को यहाँ से पोर्शन को कट करके यहाँ पे दिखाया जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसकी सेल वॉल, उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, सबको शो किया गया है. तो सबसे पहले इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे. थैलस फिलामेंटियस होगा. फिलामेंट जो होंगे वो सिलेंड्रिकल होंगे, मतलब गोल होंगे, और ट्यूबुलर होंगे, और सिनोसिटिक होंगे. सिनोसिटिक का मतलब क्या है कि थैलस के अंदर कोई भी सेप्टम, कोई भी क्रॉस वॉल नहीं होगी. तो उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके जो अटैच होने वाला स्ट्रक्चर है, जिसके ज़रिए किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है, वो ये स्ट्रक्चर है जिसको हम हेप्टिरोन कहते हैं. और वैसे इसको राइजाइड्स भी कहा जाता है. तो इसी के ज़रिए ना ये एंकर करेगा सबस्ट्रेट में. हम इसके सेल स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ से, तो जो सेल वाल होगी ये थिन होगी. तो इसके पास इनर लेयर होता है सेलुलोज का, और आउटर लेयर किस चीज़ का होता है? पैक्टिक सब्सटेंस का. ये जिस तरह हम देख सकते हैं ये सेल वॉल है. इसकी जो इनर लेयर होगी अंदर की तरफ, ठीक है, मतलब जो साइटोप्लाज्म के साथ कांटेक्ट में होगी वो पैक्टिक सब्सटेंस, और आउटर लेयर होगी सेलुलोज का. तो सेलुलोज एक टफ सब्सटेंस है जो इसको प्रोटेक्ट करता है अब्रेसिव डैमेज से, और कोई भी डैमेज सराउंडिंग डैमेज से ना, तो वो इसको प्रोटेक्ट करता है. तो उसके बाद है आल्सो फिलामेंट्स आर सिनोसिटिक एंड सेप्टा. ये हम बात पहले भी कर चुके हैं कि जो फिलामेंट है वो सिनोसिटिक होगा, और सेप्टा जो होगा वो प्रेजेंट होगा एट द बेस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. सेप्टा पूरे फिलामेंट्स के अंदर कहीं नहीं पाया जाना, ठीक है. जस्ट कहाँ पाया जाना है? यहाँ पे बेस पे.
बेस पे पाया जाना है किस चीज़ के, ओगोनियम और एंथ्रीडियम। हमें पता है कि ओगोनियम और एंथ्रीडियम क्या है, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो इसकी बेस पे यहाँ पे पाया जाएगा, ठीक है। मैंने ये मार्क भी किया हुआ है ब्लैक पेंसिल के साथ। तो उसके बाद जो ये है ना, ये इसके अंदर क्या है, ये इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ज़ूस्पोर फॉर्मेशन, ठीक हो गया। तो उसके बाद जो सेल जो होगा ना इसका, ये एक पूरा सेल है, क्योंकि इसके अंदर कहीं भी सेप्टम नहीं है, मतलब मल्टी न्यूक्लिएट सेल है। वैसे अगर सेप्टम होंगे तो ये हर सेप्टम के अंदर एक न्यूक्लियस होगा, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस स्कैटर्ड है, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है। तो पूरे जो सेल के अंदर एक परिफेरल लेयर होगी साइटोप्लाज्म की। क्यों होगी, क्योंकि जो वैक्यूल हैं ये बहुत लार्ज होंगे और दरमियान में होंगे, तो जिसकी वजह से जो साइटोप्लाज्म का जो लेयर है साइटोप्लाज्म की, साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस या फिर साइटोसोल, वो साइडों पे लग जाएगी दीवारों के साथ, और दरमियान में एक लार्ज वैक्यूला रहेगा। तो उसके बाद ये कि पिगमेंट उसके इसके अंदर आते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स। मैं आपको पहले भी ये बता चुकी हूँ, जो ज़ैंथोफिल है ये एक्सेस अमाउंट में होंगे, और जिसकी वजह से थैलस जो होगा उसको कौन सा कलर मिलेगा, येलो ग्रीन कलर। ग्रीन कलर तो इसका अपना है ना एल्गा का, इस एल्गा का। और येलो कलर क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो है ज़ैंथोफिल्स ये बहुत एक्सेस अमाउंट में पाए जाएंगे। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख लें, ऑयल ड्रॉप्स हैं जो वो रिजर्व करते हैं फूड मटेरियल्स को। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये डिस्कॉइड शेप के होते हैं। जो न्यूक्लियस होते हैं वो बहुत से छोटे छोटे न्यूक्लियस एम्बेडेड होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म पेरिफेरल लेयर्स पे, पेरिफेरी में पाया जाएगा। पेरिफेरी कहते हैं इस जगह को, ठीक है ना, तो सेल वाल के साथ होगी, तो वहाँ पे साइटोप्लाज्म की लेयर वहाँ पे होगी। तो ये मल्टी न्यूक्लिएट सेल होंगे, और उसके बाद इसके अंदर जो स्टार्च होगी, और उसके बाद ये कि इसके अंदर स्टार्च नहीं पाई जाएगी, और पायरोनोइड भी एब्सेंट होंगे। तो यहाँ पर बात करेंगे हम इसके अंदर रिप्रोडक्शन की। तो सबसे पहले आती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और इसके अंदर वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सारी पाई जाती हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में वही पुरानी बात के फ्रेगमेंटेशन होगी। फ्रेगमेंट में क्या होगा इस केस में कि फिलामेंट्स जो होते हैं ये ब्रोकन डाउन हो जाएंगे, टूट जाएंगे एक फ्रेगमेंट्स के अंदर, काफ़ी ज़्यादा फ्रेगमेंट्स के अंदर, और हर फ्रेगमेंट डेवलप कर जाएगा न्यू प्लांट के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद आ गई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होती है, ज़ूस्पोर और अप्लानोस्पोर फॉर्मेशन के ज़रिए, ठीक है। तो ज़ूस्पोर की फॉर्मेशन हम देखते हैं कि कैसे होती है। यहाँ से इसका स्टेप स्टार्ट होना है कि जो टिप है फिलामेंट की, मतलब जिस तरह अब ये एक फिलामेंट है, ठीक है, तो ये इसकी टिप है, ये इसकी टिप है, तो ये टिप समझ लें, या फिर यहाँ से जो ऊपर वाला हिस्सा है वो टिप, तो टिप है जो फिलामेंट की वो इनलार्ज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो उसके अंदर कैसे इनलार्ज होना शुरू हो जाएगी, ये जो सेप्टम बन जाएगा, ठीक है, टिप के तो बेस पे जो एक सेप्टम बन जाएगा। प्रोटोप्लास्ट जो है ज़ूस्पर्जियम का प्रोटोप्लास्ट वो कंट्रैक्ट करना शुरू हो जाएगा, और ये एक मल्टी न्यूक्लिएट ज़ूस्पोर में चेंज हो जाएगा। कैसे, प्रोटोप्लास्ट ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गया, और इसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएट, क्योंकि मल्टी न्यूक्लिएट इसके अंदर कोई भी, प्रोटोप्लास्ट के अंदर कोई भी सेप्टम नहीं मौजूद, बस कहाँ पे है, जहाँ से ज़ूस्पोर की फॉर्मेशन स्टार्ट होनी है वहाँ पे सेप्टम मौजूद है फिलामेंट की टिप के ऊपर। तो प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और चेंज हो जाएगा मल्टी न्यूक्लिएट सेल के अंदर, तो ज़ूस्पोर के अंदर। तो यहाँ पे ये दो फ्लैजला पाए जाएंगे एक दूसरे के ऑपोजिट पे, ठीक है। तो ज़ूस्पोर कम आउट थ्रू दी पोर्स, तो ये ज़ूस्पोर ने कॉन्ट्रैक्ट, जिस तरह इसका प्रोटोप्लास्ट कर गया था, और जैसे जैसे बाहर किया तो ये रिलैक्स होकर फैलता गया, और यहाँ से ये स्टिल कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये फिर एक पोर सा बन जाएगा इसकी वॉल के ऊपर। जो फिलामेंट होगा जो सेपरेट हुआ था फिलामेंट, उसकी वॉल के ऊपर एक पोर सा बन गया, और वहाँ से ज़ूस्पोर है वो बाहर निकल रहा है, ठीक है। फिर इट देन सेटल ऑन दी सर्फेस एंड अंडरगो ए पीरियड ऑफ द रेस्ट बाय फार्मिंग थिक वॉल एंड जर्मिनेट टू फॉर्म जर्म ट्यूब। तो ये ज़ूस्पोर है ये सेटल कर जाएगा सरफेस के ऊपर, और एक थिक वॉल बना लेगा, और बाद में जर्म ट्यूब बना देगा, और जर्म ट्यूब से आगे हाइफी निकल आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर अगर देखें तो दो फ्लैजला हैं न्यूक्लियस की ऑपोजिट साइड पे, और क्रोमेटोफोर भी इनके अंदर पाए जाते हैं, कलर्ड पिगमेंट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे दूसरा मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो कि अप्लानोस्पोर फॉर्मेशन है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये नॉन मोटाइल होते हैं, क्योंकि इनके अंदर
फ्लैजला जो है वो बनते ही नहीं है वॉल के ऊपर ना, जो सेल वॉल है उसके ऊपर फ्लैजला बनते ही नहीं है। तो जो प्लानोस्पोर है वो आर प्रोड्यूस्ड विद एन अप्लानोस्पोरेंजिया, इसको हम कहेंगे अप्लानोस्पोरेंजिया, वो था ज़ूस्पोरेंजिया। तो प्रोटोप्लास्ट ऑफ दी स्पोरेंजियम का जो प्रोटोप्लास्ट है वो चेंज हो जाएगा अप्लानोस्पोर के अंदर। जो स्पोरेंजियल वॉल होगी वो रप्चर होगी और अप्लानोस्पोर रिलीज़ हो जाएगा। तो हाइफी निकल आएंगे तो उसके बाद ये एक इंडिविजुअल के अंदर चेंज हो जाएगा। तो आगे आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो चिड़िया के अंदर वो है एंथ्रीडिया। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है ओगोनिया। ओगोनिया जो होता है वो लार्ज होता है, सिसाइल होता है और स्टाक के ऊपर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एक स्टाक के ऊपर प्रोड्यूस होगा। और एंथ्रीडियम मच्योर एंथ्रीडियम जो होगा ना वो एक स्टाक लाइक होगा, सिलेंड्री को होगा और इसकी डेवलपमेंट ओगोनिया की डेवलपमेंट से पहले स्टार्ट हो जाती है। तो जिस तरह हम इसको समझें तो ये एक स्टाक सी और ये वंडर प्लाज्मा है जो इसने आगे सीवरल स्टेजेस से गुजर के फिर ओगोनिया से में चेंज होना है। तो स्टाक ने बाद में चेंज होना है एंथ्रीडियम में। ठीक है, तो एंथ्रीडियम में चेंज होने के बाद फिर ये है एंथ्रीडियम और ये वंडर प्लाज्म थोड़ा सा आगे डेवलप किया है। फिर उसके बाद है एंथ्रीडियम के जो अंदर होती हैं ये कुछ न्यूक्लियस होते हैं। इसके जो स्ट्रक्चर होता है एंथ्रीडियम में जो कि सेपरेट होके एक प्रोटोप्लास्ट है उसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं। और ये क्या है, ये यंग ओगोनियम है, ये यंग ओगोनियम है। तो उसके बाद ये कि ये मैच्योर हो गया है ओगोनियम, आगे ओगोनियम चेंज हो गया है अपने मैच्योर स्टेज के अंदर और एंथ्रीडियम की आगे डेवलपमेंट हो गई, ये भी साइज़ में बढ़ गया है और एक कर्ल स्ट्रक्चर बना लिया है। और उसके बाद ये कि एंथ्रीडियम जो है वो अपनी लास्ट वाले जो टिप है उसमें से रप्चर होके और एंथ्रोजॉइड रिलीज़ कर देगा। यहाँ पे जो ओगोनियम है उसके अंदर एक बाकी सारे जो हैं मल्टी न्यूक्लिएट था ये, तो इसके अंदर जो बाकी सारे न्यूक्लियस थे वो डिजेनरेट हो जाते हैं और एक जो होता है वो चेंज हो जाता है एग के अंदर। और यहाँ पे क्या होता है, थोड़ी सी वाल रप्चर हो जाएगी जो हाइफी की होगी ऊपर से। तो उसके बाद यहाँ से जो है वो एंथ्रोजॉइड यहाँ से यहाँ पर एग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर जाके फिर एक जायगोट बन जाता है। आगे सर्टेन जो होती हैं वो क्लीवेज फार्मेशन और वो वाली स्टेजेस गुजरती हैं और उसके बाद एक मैच्योर इंडिविजुअल के अंदर चेंज हो जाता है।